शहरियों की सेहत से खिलवाड़ अब नहीं, मिलावट शुदा दूध बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया का फूड अथॉरिटी के साथ मुश्तरका ऑपरेशन, 20 दुकानें सील। सबसे ज्यादा कार्रवाइयां जिला वसी, कोरंगी और मलीर में की गई। शहरियों की सेहत से खेलने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, मिलावट शुदा दूध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर कराची का 2 टोक ऐलान, तमाम अजला को मयार चेक करने और फौरी एक्शन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत जो है वो सामने आई थी, जिसमें मिलावट शुदा दूध के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है और शहरियों की जान से खिलवाड़ करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जो है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को दिए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाइयां जो है अमल में लाई गई हैं। इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया है, 20 दुकानें सर्वे मोहर की गई हैं, जिनमें जिला बस्ती, मलीर और कोरंगी की दुकानें जो हैं ये शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से कमिश्नर कराची को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जिला बस्ती और कोरंगी में 7 दुकानें सील की गई हैं, जिला मलीर में 1, होलसेलर समेत 6 दुकानें सील की गई हैं। और ये कार्रवाई जो है महकमा फूड अथॉरिटी ने कमिश्नर कराची को दूध में मिलावट की तफसीली रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद अमल में लाई गई है। कमिश्नर कराची का कहना है कि गैर सेहतमंद दूध की फरोख्त की इजाजत जो है वो किसी सूरत नहीं दी जा सकती, जबकि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को उनकी जानिब से एक मरतबा फिर हिदायत की गई है कि वो फूड अथॉरिटी के ताउन से दूध के मयार चेक करें और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखें। जी, मेजबान आगाह करने के लिए शुक्रिया। सिंध की सकाफत, तारीख और अवामी जदोजहद अब बड़े पर्दे पर। महकमा तलाक के फिल्मी मनसूबे पहुँच गए हैं हतमी मरहले में। 4 फिल्मी मनसूबे मुकम्मल, नई दस्तावेजी और फीचर फिल्मों की तैयारियां तेज़। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास, कहा मुकम्मल फिल्मी मनसूबे जल्द आवाम के सामने पेश किए जाएंगे। आइंदा फिल्मी मनसूबों के लिए तजावीज़ बोर्ड में पेश करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइए। जी देखिए, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें सैयद नासिर हुसैन शाह भी शरीक थे। इसमें निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट भी शरीक थे और मुख्तलिफ माहिरीन भी शरीक थे। बताया गया है कि 4 फिल्में जो है महकमा इत्तलात ने तैयार कर ली हैं, जिनमें 1 दस्तावेजी फिल्म है और 3 फीचर फिल्में हैं। ये फिल्में मुकम्मल हैं। इनकी मार्केटिंग, नुमाइश और अवामी रसाई के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं और सिंध हुकूमत फिल्म साजी को सकाफत के फ़रोग़ का मौसर ज़रिया समझती है, ये कहना था सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का। और उन्होंने बताया कि मनसूबे सूबे के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करेंगे। नौजवान फिल्म साजों और अदाकारों के लिए नए मौक़े फराहम किए जाएंगे। सिंध का सकाफती विरसा आलमी सतह पर जो है उन्होंने कहा कि मुतारिफ कराने का अज़्म है हमारा और मुकम्मल फिल्मी मनसूबे जल्द आवाम के सामने किए जाएंगे। आइंदा फिल्मी मनसूबों के लिए तजावीज़ जो है कंटेंट बोर्ड में पेश की गई हैं। इन्होंने बताया कि सिंध की सकाफत, तारीख और अवामी जदोजहद अब सिनेमा स्क्रीन पर नजर आएगी, जिसके लिए महकमा इत्तलात ने 4 फिल्में तैयार कर ली हैं। जी अच्छा आजिज़, बताएगा ये जो 4 फिल्में बनाई गई हैं, इसके ज़रिए आवाम को क्या पैगाम दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, इस हवाले से बताइएगा। इसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन होगी? देखिए, हमें बताया गया है कि ये फिल्में, इनमें एक फिल्म ऐसी है जिसमें सिंध की सकाफत, मोहनजोदड़ो और सिंध की अदबी रवायात को उजागर किया गया है। एक फिल्म जो है वो दस्तावेजी फिल्म है, सिंध के अमन अमान के हवाले से, सिंध हुकूमत के उठाए गए इक़दाम के हवाले से। फीचर फिल्में हैं जिनमें सिंध के किसान को, सिंध की औरत को और सिंध की जो सकाफती तहजीब है उसको उजागर किया गया है इन फिल्मों में। और ये फिल्में काफ़ी अर्से से इन पे काम तो हो रहा था और इसमें सिंध के मारूफ जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इन फिल्मों में हिस्सा लिया है। जैसे कि आज के इजलास में भी मारूफ आर्टिस्ट भी शरीक थे और उन्होंने फर्दर आगे भी नई फिल्मों के हवाले से अपनी तजावीज़ जो है आज के इजलास में पेश की हैं। ठीक है, आज इस अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
600 से ज़ायद फनकारों की उम्मीदें हकीकत बनने को। सिंध की सकाफत, सिंध के फनकार, सिंध हुकूमत का खूबसूरत इक़दाम, अदीब, शायर, अदाकार सबके लिए इमदाद का दरवाज़ा खुल गया। फनकारों, शायरों और अदीबों की माली मदद की मंजूरी। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इंटोवमेंट बोर्ड का पहला इजलास। सनम मारवी, अयूब खोसो, एहसन खान समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। हकदारों तक इमदादी यकीनी बनाएंगे। इंटोवमेंट बोर्ड मेंबरान का इत्तेफाक, मुस्तहिक़ीन को उनका हक पहुँचाकर इंसाफ करेंगे। जुल्फ़िकार अली शाह का ये ऐलान है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, आगाह करें। बिल्कुल जी, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्तहक फनकार भी शायरों के लिए बनाए गए नए इंटोवमेंट बोर्ड का पहला इजलास आज मुनक्किद किया गया। सूबाई वज़ीर सकाफत व सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बोर्ड मेंबरान की शिरकत, माली मदद के लिए दरखास्त और मदद की मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी कल्चर खैर मोहम्मद कुल्होर, अहमद शाह, मेहताब अकबर राशदी, नूरुल हुदा शाह, डीजी कल्चर हबीबुल्लाह मीमन ने शिरकत की, जबकि मारूफ सिंगर सनम मारवी, रजब फकीर, मारूफ अदाकार एहसन खान, अयूब खोसो, सैयद अमजद अली शाह, यूसुफ बशीर, मुमताज बुखारी, नूर चकरानी, इरफान समूह की शिरकत। जबकि बोर्ड मेंबरान ने मुस्तहक फनकार, आर्टिस्ट जो शायर और अदीबों की केसेस में माली मदद की मंजूरी दी। बोर्ड मेंबरान की जानिब से तमाम मुस्तहकीन के लिए निज़ाम आपको मजीद शफ़ाफ और बेहतर बनाने पर तजावीज़ दी गई। जबकि इंटोवमेंट बोर्ड मेंबरान का इजलास पहला इजलास मुनक्किद हुआ। 600 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई, जिसमें जांच पड़ताल के बाद मुस्तहकीन के लिए मदद के लिए मेंबरान ने तजावीज़ दी। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की तजावीज़ जिनको पेश की गई, जबकि वज़ीर सकाफत ने कहा कि तमाम मेंबरान की जानिब से मज़ीद बेहतरी के लिए तजावीज़ भी पेश की गई हैं। हर शोबे के नुमाइंदों मेंबरान मौजूद हैं जिन्होंने इस अमल को शफ़ाफ बनाने में अपना किरदार अदा किया है। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि मुस्तहक़ीन तक उनका हक पहुँचाने के लिए हम इस अमल में मज़ीद बेहतरियाँ लाएंगे। आर्टिस्ट हमारा सरमाया है, हुकूमत उनकी मुकम्मल मदद करेगी। नाज़रीन, आपको बताएं, अफगान बस्ती में ऑपरेशन 8वें रोज़ में दाखिल। तजावुज़ात के खात्मे का आज़म बरकरार। दर्जनों तामीरात में इस्मार। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में ऑपरेशन का सिलसिला जारी। पुलिस, रेंजर्स और NTA की मुश्तरका कार्रवाई। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में 13 हैवी मशीनरी हिस्सा ले रही हैं। अफगान बस्ती में गैर कानूनी तामीरात में इस्मार करने का अमल तेज़ी से जारी है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल लाइबा, देखें ऑपरेशन जो है वो अफगान बस्ती को मिस्मार करने का सिलसिला जारी है। आज 9वां रोज़ ऑपरेशन का हो चुका है। अब तकरीबन 50% तो जो यहाँ पर घर थे उनको जो है वो तोड़ा जा चुका है। तकरीबन अच्छे खासे घर थे, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक 50% घर जो है वो मौजूद है जिनको जो है वो मिस्मार करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आज जो है वो यहाँ की जो कमर्शियल दुकानें हैं वो मेरे कैमरामैन दिखाएं कि ये जो फ्रंट की दुकानें थी उनको जो है वो तोड़ा गया है, जबकि इसके पीछे मजीद जो घर हैं उनको भी तोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है वो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर स्टेट जो हैं वो फारूक बुख्ती, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि तकरीबन 50% जो है वो घर मिस्मार कर दिए गए हैं, जबकि मज़ीद भी ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ये ऑपरेशन किया जाता है। सुबह इसका आगाज़ हो जाता है और तकरीबन ये 5 बजे तक चलता है। अब जो है वो आसपास के जो गोट हैं उनमें अभी ताहाल फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो भी गैर कानूनी है, उनको गिराना है या नहीं, लेकिन अफगान बस्ती को जो है वो मुकम्मल तौर पर मिस्मार किया जाएगा। अब जो है वो 50% घर हो गए हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर कुछ पाकिस्तानी जो है वो आकर बैठ गए हैं। तो उनका फारूक बुख्ती का कहना था कि ये वो लोग हैं जो कि अफगान जब यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आके कब्ज़ा किया है, या उन्हीं से जो है वो कुछ कम कीमतों में घर ख़रीद कर बैठे हैं, लेकिन बैठे ये गैर कानूनी तौर पर हैं। इसलिए जो है वो इनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा और तमाम घरों को जो है वो मिस्मार किया जाएगा। ऑपरेशन में जो है वो रेंजर्स के जवान भी शरीक हैं, जबकि पुलिस के जो जवान हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लोगों को जो है वो पीछे हटा दिया गया है। कुछ लोगों को जो है वो 1 से 2 रोज़ का टाइम दिया जाता है ताकि वो अपने तमाम जो सामान है उसको निकाल लें, और उसके बाद जो है वो मिस्मार का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंक्रोचमेंट पुलिस और दीगर जो सिंध पुलिस है उसके जवान यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी जो है वो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। जी अच्छा, उसामा ये बताएगा इस ऑपरेशन के दौरान किस किस्म की मुश्किलात दरपेश आ रही है घरों को मिस्मार करने में?
काफ़ी हद तक जो घरों को शुरू में मिसमार करने के लिए जो है वो कुछ लोग यहाँ पर जब आकर बैठ गए थे, जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था, उनकी जानिब से पहले और दूसरे रोज़ जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा था। उनकी जानिब से नारे लगाए गए, पुलिस पर पथराव भी किया गया, लेकिन फिर पुलिस ने जो है वो फायरिंग करी और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। उसके बाद जो है वो कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया और एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुश्किलात कुछ ऐसी खासर आ नहीं रही, लेकिन चूँकि बड़ी जगह है, तकरीबन एक ज़्यादा मकानात हैं, 2500 के करीब मकानात जो हैं वो अब तक मिसमार किए जा चुके हैं, लेकिन मज़ीद भी दुकानें हैं और दीगर भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसको जो है वो काफ़ी टाइम लग रहा है। हैवी मशीनरी की मदद से मिसमार करने का जो सिलसिला है वो जारी है। उनकी कोशिश होती है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी इंसानी जो अलमिया है, वो इंसानी जान जो है वो ना चली जाए, ताकि पहले जो है वो घर को सर्च किया जाता है। तमाम जो लोग हैं उनको मोहलत दी जा रही है कि वो अपने तमाम जो सामान है वो निकाल रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो अफ़गान बस्ती से इनखला का सिलसिला जो है वो जारी है और तकरीबन 50 से 60% जो लोग हैं वो कराची से चले भी गए हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है वो उसी तरीके से जारी है। जी ठीक है, ऑपरेशन जारी है। उसामा मलिक हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में पुलिस भत्ताखोरों के खिलाफ मुतहरिक, चंद हफ्तों के दौरान 1 दर्जन से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। SSP SIU कहते हैं कि भत्ताखोरों की कमर तोड़ दी है, जिसके बायस वारदातों का ग्राफ तेज़ी से नीचे आया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मराज अख्तर से। आगाह कीजिएगा मराज। शहर कराची में हर जानिब भत्ते भत्ते की आवाज़ें आ रही थी, ताजिर बरादरी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेटर्स लिखे जा रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि कराची पुलिस ने वाकई इस मरतबा काम कर दिखाया और अब ये आवाज़ें मादूम होती हुई नज़र आ रही हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें कई जो भत्ताखोर हैं वो मारे भी जा चुके हैं, कई ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हैं और उनके जो अहलकार और स्लीपर सेल्स थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP SIU अमजद शेख साहब के साथ। इनसे हम पूछेंगे कि SIU इस वक्त क्या वर्किंग कर रही है भत्ताखोरों के खिलाफ और कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। शेख साहब बताइएगा कि अभी हमने देखा कि बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, अभी जावेद आलम ओडो साहब के साथ भी और जो होम मिनिस्टर थे उनके साथ भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इस वक्त कराची में भत्ताखोरी की क्या पोजीशन है और पुलिस ने कितना काम किया है? देखें जी, एक वेव आई थी भत्ताखोरी की कंप्लेंट्स के हिसाब से और जो बिज़नेस और ट्रेडर कम्युनिटी है उसने बड़ा इसको बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रेज़ भी किया था। उसके बाद SIU ने अपनी ये कार्रवाइयों को तेज़ी की। उसमें 4 के करीब जो इनके लीडिंग भत्ताखोर कलेक्टर्स थे, शूटर्स थे, वो मारे गए और अभी तक 6 के करीब ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए हैं। उसमें रिसेंटली जो हमारी कार्रवाई है वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के 2 भत्ताखोर थे जो पूरे शहर से कलेक्ट करते थे, वो ज़ख्मी हालत में पुलिस इनकाउंटर के बाद गिरफ़्तार हुए हैं। 27 के करीब इनके जो लॉजिस्टिक फराम करने वाले थे, जो रेकी इंफॉर्मेशन जनरेट करने वाले थे, वो गिरफ़्तार हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन एक्टिविटीज़ के नतीजे में हमारी ये सिचुएशन है कि वो जो एक तेज़ी आई हुई थी, जो मुख्तलिफ जो ग्रोथ सरगर्म थे उसमें काफ़ी उसमें रिस्पाइट आई है। पर हमारा मकसद ये है कि जब तक ये भत्ताखोरी के कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं तब तक हम अपनी चीज़ों को बेहतर रखेंगे और इसको स्पीड को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और मेरी अभी रिसेंटली जो है हमारे जो डेलीगेशंस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स फोरम है वहाँ पर विज़िट्स भी हुए हैं, जिसमें काटी और दूसरे शामिल हैं। तो कहने का वो है कि ये उनको एक भरोसा दिलाना था, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि जी आपको अगर भत्ताखोरी की कोई भी कंप्लेन आती है तो आप बिला खौफ व ख़तर वो पुलिस को ट्रांसमिट करें ताकि हम उस पर अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर सकें। अमजद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल के साथ हमें बताया कि क्या क्या कार्रवाई की गई कराची में भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ और साथ में ये भी बताया कि जो लोग बैरून मुल्क बैठकर यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं और ग्रोह हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और इंटरपोल पुलिस से मुसलसल राब्ते में हैं और उम्मीद ज़ाहिर की है कि जल्द ही जो मुल्क बैठकर यहाँ कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जी, मुबैना पुलिस तशद्दुद से इरफान की हलाकत का इल्ज़ाम, 7 अहलकार मुअत्तल, जांबहक नौजवान के साथियों का बयान भी सामने आ गया। आयशा मंजिल से हिरासत में लिया और पट्टियां बांधकर तशद्दुद करते रहे। इरफान बहावलपुर का रिहायशी था, पहली बार कराची आया था। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वरिसा का वज़ाला सिंध और IG से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा है। आपको बताते चलें कि 7 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुबैना पुलिस तशद्दुद से इरफान की हिलाकत का इल्ज़ाम, जांबहक नौजवान के साथियों का बयान भी सामने आ गया। आयशा मंजिल से हिरासत में लिया और पट्टियां बांधकर तशद्दुद करते रहे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा बताइए।
बिल्कुल लाइबा देखें, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है CIA का, उसकी तहवील में गुज़िश्ता रोज़ यह रात को वाक़या पेश आया कि एक नौजवान इरफान जो है वो उसकी मौत हो गई। जैसे ही अचानक उसकी मौत हुई है तो CIA के एहलकार जो है वो खामोशी से उसको लेकर सिविल अस्पताल गए हैं, जहाँ पर MLO की जानिब से जब उनका पोस्टमार्टम करने से इनकार किया गया तो फिर ये बात खुली है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो कहा गया कि पोस्टमार्टम होगा। ये जो मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का इल्ज़ाम है उसमें 7 एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जिनमें 3 ASI भी शामिल हैं जबकि 4 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। इरफान का जो आबाई ताल्लुक था वो पंजाब के शहर बहावलपुर से था और वो पहली बार कराची आया था। वर्षा ने जो है वो अब मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है और कराची पुलिस चीफ ने भी वाक़े का नोटिस देते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जबकि SSP CIU हैं, SSP SIU अमजद अहमद शेख, उनका कहना है कि मकतूल को जो है वो साथियों को तफ्तीश के बाद भी रिहा कर दिया गया है, जबकि जाँबाग इरफान की लाश का पोस्टमार्टम जो है वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से जो है वो अहल खाना ने इंसाफ की अपील की है। जो उसके साथ नौजवान थे जिनको हिरासत में लिया गया था, उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया है। उसमें उनका कहना है कि ये लोग वहाँ पे आए थे और इसी दौरान टिकटॉक वगैरह बना रहे थे कि इसी दौरान पुलिस एहलकार आए हैं और वहाँ पर इन लोगों को उठाया है और उसके बाद 2 रोज़ तक जो है वो आंखों पर पट्टियाँ बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जब इरफान जो है वो उसकी जब हलाकत हो गई तो उसके बाद इनकी पट्टियाँ जो है वो आंखों से खोली गई हैं और ये फिर सूरत हाल है कि उसको वहाँ पर अस्पताल लेके गए हैं। अब जब सारा मामला सामने आया तो एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अब जो है वो मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं। आज उसका जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। 2 नौजवान जो है वो पुलिस वर्दी में मलबूस थे जबकि बाकी जो है वो आम कपड़ों में थे। उनका जो उसके साथी हैं उनका बताना है कि हमें मारना पीटना शुरू किया, हिरासत में लिया और आंखों पर जो है वो पट्टी बांध दी। इरफान को जो है वो अकेले कमरे में बंद किया गया था जबकि दीगर नौजवानों को भी एक साथ कमरे में बंद किया गया था। उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि उसकी चीखों की आवाज़ जो है उनको दूर दूर तक आ रही थी। अब उनका मजीद भी ये कहे इंसाफ का मुतालबा करना है। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो मजीद भी हकाइक सामने आएंगे। जी सोहम बताइएगा, मकतूल को कितने रोज़ के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया एहलकारों की जानिब से? 2 रोज़ तक जो उसके साथी हैं उनका बताना है कि ये 2 रोज़ तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। 3 रोज़ पहले इन्होंने आयशा मंजिल के इलाके से उसको हिरासत में लिया था, ये इरफान को, और इसके दीगर जो साथी थे 3 साथी थे, ये लोग 4 लोग थे। तीनों को अलग कमरे में बंद किया गया, इरफान को जो है वो अलग कमरे में बंद किया गया और वहाँ पर ये कराची घूमने आए थे। सुबह में नाश्ता करने के लिए जो है वो आयशा मंजिल पहुँचे थे कि इनको टिकटॉक बना रहे थे, उस दौरान इनको हिरासत में लिया गया है और फिर 2 रोज़ तक इनको मारते रहे और आंखों पर इनकी पट्टियाँ बांधी। पहले इनको मुख्तलिफ मकामात पर घुमाया गया और वहाँ पर इनको ले जाया गया। ये SHO मुमताज़ हैं, उनकी जो है वो स्पेशल पार्टी थी जिसने इनको हिरासत में लिया है। इस पर SHO पर माजी में भी जो है वो सोना चोरी और दीगर जो संगीन जराइम है उसके जो है वो इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। जी ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ही कहा जा रहा है कि जांबाग नौजवान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो फिर पुलिस की जानिब से हिरासत में क्यों लिया गया? क्या जुर्म था उस नौजवान का? ये तो बाद में सामने आई है। उस वक्त इनिशियली तौर पर ये सामने नहीं आया था। ऐसी माजी में भी केसेस आते रहे हैं कि ये जो SIU का स्पेशल पार्टी का यूनिट है ये मुख्तलिफ नौजवानों को हिरासत में लेता रहा है। 2-2 रोज़ तक काफ़ी लोगों को मुबैना तौर पर पैसे लेकर भी छोड़ा गया है और काफ़ी लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। अब ये नौजवान है जिसकी जो है वो हलाकत हो गई है। इस केस में जो है वो एक सेंसिटिव केस है। आला इंक्वायरी की जो कमेटी है वो कायम कर दी गई है। SSP SIU हैं अमजद अहमद शेख, उनका कहना है कि अब जो है वो जो भी इस वाक़े में मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ जो है वो तहकीकात होंगी। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। मकतूल के वरसा का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नीचे उतरे बच्चे मेरे 2-3 बाइक पे आए बंदे, उठा के हमें बिठा दिया डाले में। कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है। सारा दिन घुमाते रहे। शाम को 7-8 बजे हमें यहाँ थाने लेके आ गए कि भाई क्या है, आप भाई किरमा लो, आप जो है ना दहशतगर्द हो। 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अकेला ले गए थे उनको। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा अदालत में पेश। नताशा के खिलाफ इम्तनाए मुनशियात का मुकदमा ज़ेर समात। अदालती हुक्म के बावजूद इस्तग़ासा के गवाहान गैर हाजिर। गवाहान की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। तफ्तीशी अफसर को गवाहान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया, जबकि मज़ीद समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़ बताइए। देखिए जी, ये कारसाज में जो है हादसा हुआ था और उसके बाद उसी हादसे में जो
मुलजमा है नताशा, उन पर जो है मंशात का मुकदमा भी दायर किया गया था। आज इसकी समाअत हुई है जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, लिहाजा मुलजिम नताशा अपने वकील के हमरा तो पेश हुई, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद जो इस्तगासा की गवाहान है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है तफ्तीश अफसर को इस्तगासा के गवाहान गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दी है और गवाहान की गैर हाजिरी पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी कर दी है। मजीद केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मुलजिम नताशा के खिलाफ इम्तनाई मंशात का मुकदमा हैदराबाद थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि सब्जी मंडी और रिटेल की सतह पर सरकारी इक़दामों को हवा में उड़ा दिया गया। टमाटर सस्ता होने लगा तो प्याज की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। प्याज सरकारी कीमत 86 के बजाय 120 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर सरकारी कीमत 213 के बजाय 280 रुपये किलो में दस्तयाब। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आगाह कीजिएगा वसीम। जी बिल्कुल, प्याज और टमाटर जो है किसी भी खाने की तैयारी का अहम जो समझे जाते हैं। टमाटरों की कीमतों की बात करें तो टमाटर की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही थी, लेकिन अब टमाटर जो है वो सस्ते होने शुरू हो गए हैं। ताहम दूसरी जानिब प्याज की कीमतों में जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सौले मोहम्मद जो कि सब्ज़ी फरोश हैं। देखिए, कमिश्नर कराची ने सब्ज़ी मंडी में एक असिस्टेंट कमिश्नर को मुकर्रर किया था ताकि वो ऑक्शन के जो सूरत हाल है उसकी रिपोर्ट करे, उसकी मॉनिटरिंग करे। तो आप समझते हैं कि सरकारी रेट पर नीलामी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? कोई चीज़ हमने रात को ख़रीदा हो 260 रुपये किलो, अगर उनसे मीडिया वाला भी पूछता है कि टमाटर क्या हिसाब है तो उसको बोलेंगे कि 180 रुपये किलो। अगर कमिश्नर जाएगा, जाहिर है उनसे तो और बंदा डरेगा, सही है, तो उनको जो रेट बताता है वो रेट हमें नहीं मिलता है। मैंने आपको मंडी का बिल भी दिखाया, शायद आपने देखा होगा कि उसने जो कमिश्नर को रेट बताया उसमें और हमारा रेट में 50-60 रुपये 80 रुपये का फ़र्क होता है, सही है। वो डर के मारे उसको कम रेट बता देता है और जो रेट लगाना होता है वो तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस वजह से जो है ना वो रेटों में इतना फ़र्क आ रहा है। क्या वजूहत हैं? क्या प्याज की कीमतें मज़ीद जो है उसमें इजाफा होगा? इजाफा का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यूँ है कि प्याज की जो बोरी आ रही है, अगर बोरी का कीमत वो उसमें लगा लेता है 86 रुपये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है मंडी का, लेकिन उसमें यह है कि उसमें गला व सड़ा हुआ कम से कम 7-8 किलो हर बोरी के अंदर से निकलता है, तो दुकानदार को तो फिर वो 110 रुपये तक पड़ जाता है। क्योंकि प्याज अच्छा नहीं आ रहा है आजकल, बहुत हल्का प्याज आ रहा है। अगर चांटी करके भी ले आए हम लोग, फिर भी उस कटे में से 50 किलो का कटा होता है, उसमें 3-4 किलो हल्का गला व सड़ा हुआ निकलता है। अब एक दुकानदार 1 बोरी प्याज बेचने वाला या 2 बोरी प्याज बेचने वाला, वो कम से कम 40 बोरी का लाट लेगा तो वो कैसे बेचेगा? इस वक्त शहरियों को महंगे दामों बिलखुसूस प्याज और टमाटर जो है वो ख़रीदना पड़ रहे हैं। अगर जो प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं, बिलखुसूस ज़िला इंतज़ामिया है, वो मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो कि इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहे हैं अपनी मुनाफाखोरी में के लिए, तो उनको जो है फिर अगर उनको कैफी किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, तो यकीनन सब्ज़ी जो है वो सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त हो सकेगी, बल्कि शहरियों के लिए भी आसानी जो है क़ुव्वत ख़रीद में उनके आ सकेगी। जी, कराची में फलों के सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। फल फरोशों ने सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया है। अनार 207 के बजाय 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 208 रुपये किलो मुकर्रर, लेकिन 300 रुपये में बेचा जा रहा है। फलों की मज़ीद कीमतों से आगाह करेंगे निमशा इस्माइल। जी निमशा। में फलों की सरकारी और बाजार कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो निर्खनामे दिए गए हैं उसके मुताबिक शहर कायद में फल फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत आज जो है वो 102 रुपये है। ये भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 120 और कहीं जो है वो 150 तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात कर लें सेब की, तो सेब की सरकारी कीमत जो है वो 208 है, ये भी 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीता जो है इस वक्त 179 के बजाय 300। अंगूर की बात कर लें तो अंगूर सुंदरखानी की जो कीमत है वो इस वक्त 345 है। ये भी जो है वो तकरीबन जो है कहीं 600 और कहीं जो है वो 800 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम बात कर लें अनार की, कोयटा के अनार की, तो 207 के बजाय ये भी 400 में फ़रोख्त हो रहा है। कंधारी अनार की बात कर लें तो कंधारी अनार की कीमत जो है वो 299 है, ये भी 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आम लोग की बात कर लें तो आम लोग की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 174 है, ये भी 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजे की बात करें तो खरबूजा सरकारी कीमत 122 के बजाय ये जो है 200 में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद की बात करें तो 195 के बजाय ये भी 300 में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदारों का सब फल फरोशों का कहना है कि मंडी में दर्ज कीमतें जो है वो कम बताई जाती हैं, जबकि उनमें जो है वो महंगा फल मिलता है। लिहाजा मंडी से यहाँ आने में अखराजात भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं, और जो निर्खनामे दिए गए हैं उसके मुताबिक वो उन्हें मंडी से ही जो है वो फल नहीं मिलते। लिहाजा बाज़ार में
कि उस कीमत पर नहीं फरोख्त किया जा सकता। जी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर काटी मोहम्मद तलहा ने कहा कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ही पैदावारी लागत है। अब सिंध हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए का बोझ बढ़ा देगा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। देखा जाए मुल्क भर के सनअतकार पैदावारी लागत पर कंसर्न शो कर रहे हैं। जो बिजली पिछले साल इस्तेमाल कर ली गई उसके ऊपर भी फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद में 2 से 3 रुपए चार्ज आगे बिलों में होने जा रहे हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा। साथ ही सिंध हुकूमत की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स नाफिज किया जा रहा है पेट्रोल मसूनात पे, जिसपे 3 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल पे होगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पैदावारी लागत कितनी बढ़ जाएगी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के नायब सदर मोहम्मद तलहा हमारे साथ मौजूद हैं। पैदावारी लागत से पहले परेशान थे, मजीद लागत का क्या इम्पैक्ट देखें, ये तो हम पहले ही बहुत दफ़ा इटरेट कर चुके हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी लानी है जिसमें हम कंपेरेटिव रह सकें, इंटरनेशनल मार्केट में कंपेरेटिव रह सकें। अब ये जितने टैक्स लाए जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें किसी किस्म के बेनिफिट नहीं मिल रहे, इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो जब हम ग्लोबल कंपेरेटिवनेस अपनी खो देंगे तो यकीनन उसका नुकसान लोकल एम्प्लॉयमेंट पे भी होगा, आपकी डॉलर इनकम पे भी होगा और पूरी इकॉनमी पे उसका एक बड़ा मनफी असरात मुरतब होंगे। दरअसल हुकूमत की जितनी इनएफिशिएंसीज हैं वो अपनी इनएफिशिएंसीज हमसे उसका जुर्माना एक तरीके से लेते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ना कि वो इन टैक्सेस की मद में अपने रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस करती है और जिससे इंडस्ट्री भी सफ़र करती है, वो अपने जो उनका एक्सपेंडिचर है, उनके जो तरीके हैं, एफिशिएंसीज हैं, उन पे फोकस करे और उनको बेहतर तरीके से जो एग्जिस्टिंग उनका पूल ऑफ रेवेन्यू है उसको इस्तेमाल करे, ना कि इंडस्ट्री को फर्दर बर्डन करे। प्लस आपने बिजली की बात करी, देखें ये मुल्क शायद दुनिया में एक वाहिद मुल्क होगा कि जिसमें जो बिजली आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं उसका बिल आपके पास या उसकी कॉस्ट आपको बाद में पता चलती है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल तो एक फौरी सेकंडों में जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है और आज के ज़माने में हुकूमत का या के इलेक्ट्रिक का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में हमें कहना कि 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जो आपने बिजली कंज्यूम कर ली, जिससे प्रोडक्शन हो गई और जो आपने एक सर्टेन कॉस्ट पे बेच दी, हुकूमत कहती है कि आपकी वो कॉस्ट थी नहीं, आपकी तो कॉस्ट उससे ज़्यादा थी। तो ये तो एक नायाब फॉर्मूला ही है जो हुकूमत फॉलो कर रही है। जी, जैसे कि आपने सुना, सवालात उठाए जा रहे हैं कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है। अगर इस पे हुकूमतें अमली इकदाम ना उठाए तो आपकी बरामदात पे भी असर, मुकामी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जी। सोना मजीद सस्ता, आलमी मार्केट में गोल्ड रेट नीचे, खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं। आलमी मार्केट में $20 कमी, सोना $4095 फी औंस का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना $2000 सस्ता, नई कीमत $4,31,862 फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना $1714 कमी के बाद $3,70,252 का हो गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। बुनियादी वजह यह है कि अमरीकी सदर का जो चीन के साथ बातचीत है और उसमें नरमी की बातों पर अब सरमायाकारों की जानिब से आलमी मार्केट में सोने में फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी आलमी मार्केट में सोना $20 मजीद सस्ता होकर $4095 फी औंस तक गिर गया है, जिसकी इसका असर जो है मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ है, जिससे मुकामी सराफा मार्केट में 24 कैरेट का 1 तोला सोना $2000 मजीद सस्ता हो गया। कीमत कम होकर $4,31,862 तक गिर गई है। साथ ही 10 ग्राम सोना 17 से $14 सस्ता होकर $3,70,252 तक आ गया है। इसके साथ साथ देखा जाए जो चांदी की कीमत है उसमें भी कमी हुई है। 1 तोला चांदी जो है $47 कमी के बाद $5070 पर आ गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि जो मुसलसल कीमतों में कमी हो रही है, क्योंकि देखा जाए इस वक्त आलमी मार्केट में सोना जो है $350 सस्ता हो चुका है और जो तकरीबन देखा जा रहा है उसका फायदा जो है पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी में देखा जा रहा है, क्योंकि बातें की जा रही थी कि सोना पाकिस्तान में $5 लाख का हो जाएगा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इसमें शदीद मंदी देखी जा रही है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स 1318 पॉइंट्स की कमी से 1,63,212 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश में से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा काविश। जी देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और जो सरमायाकार हैं वो मुनाफे को समेटने पर तरजीह दे रहे हैं। देख रहे हैं आज भी मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार है। मेरे साथ बात करने के लिए शहरियार भट्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भट्ट साहब बताइएगा, ओवरऑल सेंटीमेंट तो मुस्बत है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन का अमल ज़्यादा देखा जा रहा है, उसकी क्या वजह? देखिए, सितंबर के मंथ में
हिस्टोरिकल बुल के बाद से मार्केट में प्रॉफिटिंग देख रहे हैं। इस महीने हमने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखी है, 1,69,000 से ऊपर मार्केट में सेलिंग देखने में आ रही थी। आज की अगर पर्टिकुलर बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स के कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं आए। सरमायाकार कुछ डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं आने के बाद हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू बैंकिंग स्टॉक के अंदर सेलिंग आ रही है, ऑटो सेक्टर के अंदर सेलिंग देखने में आ रही है। कुछ इंस्टीट्यूशन हैं वो मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग है। हफ्ते का अख्तामी रोज़ है, हफ्ते के अख्तामी रोज़ वैसे भी प्रेशर होता है, नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, तो कुछ मल्टीपल फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आ रही है और हम समझते हैं कि मार्केट जल्दी इस सेलिंग के ऊपर काबू पाने की सलाहियत रखती है और काबू पा लेगी। शहरियार भट्ट मौजूद थे, बता रहे थे कि जो सरमायाकार हैं वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन का अमल देखा जा रहा है और रुझान बरकरार है। जी, सिंध सेक्रेटेरिएट में सरकारी गाड़ियों का एक और अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ है। झाड़ियों में दर्जनों सरकारी गाड़ियां लावारिस हालत में खड़ी हैं। कई गाड़ियों के इंजन और कीमती पुर्जे गायब, जबकि बाकी ढांचे भी खस्ताहाली का शिकार हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद तोहलियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 4B के अंदर। 4B बैरक हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के वज़रा, सेक्रेटरीज़, मुशीर, माउनिन ख़ास के दफातर मौजूद हैं। लेकिन अनोखी सूरत हाल ये है कि सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर भी एक सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनका एक अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ है। एक और कब्रिस्तान है जो गाड़ियों का वाकई सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 4B के अंदर महकमा इत्तलात सिंध के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर देखा जा सकता है, मेरा कैमरा मैन अमजद अली आपको दिखाए कैमरा की आंख से कि ये मेरे जो आका में बिल्कुल ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं। गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है, रखी हुई है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद है। यह झाड़ियाँ हैं, कैमरा में दिखाई मुकम्मल तौर पर झाड़ियों के अंदर जो है ऐसा कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ है जहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मुख्तलिफ महकमों की हैं, जो महकमा इत्तलात के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। लेकिन इन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। इन गाड़ियों में ये हाईएस्ट वैन, बड़ी वैन है। इसके साथ साथ इनके अंदर ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो भी इस तरह हाईएस्ट वैन भी है, बोलान भी है, मेहरान भी है, इंडस करोला भी है, बलिनो भी है, और उसके साथ साथ जो मरगला गाड़ी है वो भी है। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं, अच्छा बोलान भी है, पर गाड़ियाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन हम बार बार इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ियाँ बड़ी तादाद में DMC ग्राउंड हो या मुख्तलिफ बैरक्स हो, यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कब्रिस्तान मौजूद हैं। लेकिन उनको ठिकाने लगाने के बजाय जो है इन गाड़ियों को लावारिस हालत में छोड़ा जा रहा है। इन गाड़ियों को किसी नीलाम करने के बजाय, इनको ऑक्शन करने के बजाय किसी किस्म के कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे हैं ताकि सरकारी खजाने को जो उन गाड़ियों के सरकारी खजाने को पैसे जमा किए जाएँ या उन गाड़ियों को ठिकाने लगाया जाए, सरकार को खजाने को बचाया जाए। लेकिन किसी कोई इकदाम ताहाल नजर हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान 2024 से मुसलसल दुनिया के 10 आलूदा तरीन ममालिक में शामिल है। बड़े शहरों खुसूसन लाहौर और कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक सतह पर बरकरार है। हमारे नुमाइंदा अक्सर शेख इस वक्त माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर के साथ मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी की तो पाकिस्तान जो है गुज़िश्ता साल भी 2024 में आलूदा तरीन मुल्कों के अंदर तीसरे नंबर पर मौजूद था। और इस साल भी, रवा साल भी यही है कि जो 10 ममालिक ऐसे हैं जो कि आलूदा तरीन है, तो पाकिस्तान उन्हीं की फहरिस्त के अंदर शामिल होता है। और जो हमारे टॉप सिटीज़ हैं कराची और लाहौर, उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन ब दिन ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर के महीने में ऐसी क्या वजूहात है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होता है, ये हम जानते हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा कि गुज़िश्ता साल भी यही हुआ था कि अक्टूबर के महीने के अंदर जो फ़िज़ाई आलूदगी थी वो मुज़र सेहत थी, और इस साल भी यही है, तो क्या वजूहात हैं? देखिए, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है और उसमें पाकिस्तान भी जो शामिल है, और पाकिस्तान का जो एरिया क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर है, उसमें सिंध का कोस्टल एरिया और कराची भी शामिल है। और यही वजह है कि हमें गर्मी का पीरियड लंबा नज़र आ रहा है। और अक्टूबर 2024 में भी हमें इंतहाई गर्मी का सामना करना पड़ा था और अभी भी हमें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं, खासतौर पर कराची और लाहौर, हम ये देखते हैं कि पूरे साल यही होता है, टॉप 5 सिटीज़ की लिस्ट में ये एयर पॉल्यूशन के लिहाज से हमें नज़र आते हैं। लेकिन ये कंसिस्टेंटली अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 में अगर हम देखें तो कराची और लाहौर की जो पोजीशन है वो टॉप 3 सिटीज़ में आ रही है। अगर हम कराची की बात करें तो देखें, कराची में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो समुंदर की हवाओं की वजह से बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अक्टूबर में विंड पैटर्न चेंज होता है, जिसकी वजह से समुंदर की तरफ से जो आने वाली हवाएं होती हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, क्योंकि जो हवा जमीन से समुंदर की तरफ जाती है तो वो पॉल्यूटेंट्स को अपने साथ समुंदर की तरफ ले जाती है। लेकिन जब ये रिवर्स होता है तो फिर पॉल्यूटेंट्स जो है वो अर्बन एरियाज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बिल्कुल,
डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि जब फिजा जो है मुजरे सेहत हो जाती है तो शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर अपने घर से निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकलें। जी।